तो इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है 80 और 40 प्रश्न का, तो जो सोशल साइंस वाले हैं तो वो भी अच्छे से साइंस को फोकस कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं करने के लिए क्योंकि जिनका 40 नंबर में अगर जो लोग 30 नंबर प्लस ले आएंगे वो ऐसे ही रिजल्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो निश्चित रूप से जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें वो 40 में कम से कम तो 30 नंबर 25 से 30 के बीच में स्कोर करेंगे। और 25 से 30 में स्कोर करने का मतलब है कि वो रिजल्ट में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पोर्शन है, चाहे सोशल साइंस है चाहे साइंस को तो पढ़ना है ही, लेकिन सोशल साइंस वाले भी इन सब टॉपिकों को पढ़ के जाइएगा। साथ साथ जो करेंट अफेयर्स है सब लोग को पढ़ना है, कुछ टॉपिक जो है आपको सबको पढ़ना है। मैथ में आपका जो बेसिक जो चैप्टर हम करवाएंगे जिसमें परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब आप देखते होंगे कि बीपीएससी पूछता है। और 8-9 क्वेश्चन जो है आपको जो लोग सोशल साइंस के 9-10th में थे उनको भी पूछा गया था, ठीक है। और वही लोग 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं जो फर्स्ट पोर्शन में 30 नंबर तक ले आए, ठीक है। तो पहला जो पोर्शन होगा 40 और 80 वाला में, 80 तो आपका सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो 40 वाला जो पोर्शन है उसके लिए भी आपको काम करना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। और ये बात हम आपको पहले भी बता रहे थे जब आपका बीपीएससी टीआरई का जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था उसमें भी मैं बोलते रह गया कि आप लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। तो कई लोग बार बार जो है पूछते ही रह गए कि सर साइंस वाले भी पढ़ना है तो सोशल साइंस वाले को भी पढ़ना है, 6 to 8 के लिए क्या है, 9-10th के लिए क्या है। आपने देखा कि क्वेश्चन की प्रकृति लगभग सबका सेम ही रहा, ठीक है। वो बात हम लोग पहले से जान रहे थे, बीपीएससी ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता था कि साइंस मैथ सब लोग पढ़िए। कई लोग बातों को विश्वास किए और पढ़े तो उनका स्कोर 70 प्लस में है, और जो लोग नहीं ध्यान दिए इन सब, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उन लोग का स्कोर थोड़ा सा कम गया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो गलती पहले से हो चुका है वो गलती अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके इस टॉपिकों को समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा, उसी में आपका काम बन जाएगा। नोट्स ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं मेरे नंबर पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ग्रुप में शामिल कर लेंगे। बाद बाकी जो कंटेंट्स में वीडियो है वो भी आप लोग देखा कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास कम है, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन पहले से अगर आप पढ़े रहिएगा, देखे रहिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए परमाणु स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर होता है। किसी भी पार्टिकल्स, कोई भी दुनिया का मैटर है, पार्टिकल्स है, वो सभी क्या किससे बने होते हैं, अणु से बने होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी वस्तु है, वो सभी मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। अब सबसे जो पदार्थ का सूक्ष्मतम जो पार्ट होता है, जो कण होते हैं, वो परमाणु कहलाते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो होते हैं, अणु के अंदर भी क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि अणु किसको कहते हैं और परमाणु किसको कहते हैं। अणु और परमाणु दोनों पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण मानी जाती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन आपके परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, लेकिन आपके अणु जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे अगर कोई हम यौगिक ले लेते हैं जैसे H2O, ठीक है। तो H2O जो है आपका पानी का एक कण हो गया, वाटर का एक कण हो गया, तो ये अणु हो गया, ये क्या हो गया, अणु हो गया, ठीक है। अगर हम परमाणु की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया और इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको पता होगा अष्टक पुराना होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 8 होता है, आपको पता है। तो 2 और 6 यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको कितना चाहिए, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस स्थिति में वो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और दोनों तरफ से हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से संयोग करके ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ठीक है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गया। तो ये अपना अष्टक पूरा किया तो अपना एक यौगिक बना लिया वाटर।
अगर हम इसको तोड़ दिए तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, दोनों गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या हो गए, अणु, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के H2O का एक अणु बना दिया। तो समझ गए होंगे, अणु के अंदर ही आपका परमाणु हो गया। तो तत्व तथा यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल आपको H2O दे करके समझाया। तो यहाँ पर क्या है, 2 परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है, रासायनिक संयोग करके जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंधन बना करके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि परमाणु सहसंयोजक बंधन के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो वो अणु का रूप ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अणु समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं परमाणु। तो सभी पदार्थ, तत्व और यौगिक जितने भी पार्टिकल्स हैं अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते। कोई भी, जैसे आपका शरीर है, प्लास्टिक है या मिट्टी है, कुछ भी है, तो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये जो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं यही परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। यानी वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता जब तक कि उस पर बाहरी प्रेशर या बाहरी भौतिक परिवर्तन ना किया जाए। लेकिन आपका जो है अणु जो है, परमाणु जो है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अणु और परमाणु में अंतर यही है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अणु और परमाणु में आपको अंतर समझ में आया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वहां पर जो है पूछ सकते हैं, अपना चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो हम आपको समझा देंगे। हर एक चीज को समझिएगा, यहां से निश्चित रूप से आपको फिर 1 या 2 क्वेश्चन आपको 40 नंबर वाला पोर्शन में दे ही देगा। और आपको जब टीचर बनना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, खास करके 6 to 8 और 1 to 5 में क्या होता है कि वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी एग्जाम जब भी होता है 6 to 8 या 1 to 5 में, आप देखिएगा सबसे बड़ा सिलेबस है और सबसे कठिन परीक्षा 1 to 5 का ही होता है। चाहे आप सबसे पहले 2011 में जब हुआ था TET, उसका क्वेश्चन देखिए, सबसे टफ 1 to 5 के क्वेश्चन पूछे गए। BPSC के माध्यम से जो लिया गया एग्जाम, उसमें भी सबसे टफ क्वेश्चन 1 to 5 के पूछे गए। देखिए, टफ नहीं होता है, वास्तव में क्या है कि इसका आयाम बड़ा हो जाता है। हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे गए, EVS के क्वेश्चन पूछे गए, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सब बड़े आयाम को लेकर के जब परीक्षा होता है तो अपने आप में ये क्या हो गया, भास्ट हो गया। तो इसीलिए आपको लगता है कि ये टफ है, वास्तव में ऐसा है नहीं, बस आयाम के कारण विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इस कारण से आपको वो टफ लगने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे जो परमाणु होता है। तो सभी परमाणु के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक आकृति होता है। ठीक है, जिसमें सभी जो परमाणु होते हैं उसकी जो संरचना अगर देखिए, अगर मान के चलिए ये परमाणु है, सबसे सूक्ष्मतम कण है पार्टिकल्स का, जैसे ये पार्टिकल्स ले लिए कोई भी पदार्थ, तो ये छोटा छोटा कण हो गया, ये क्या हो गया, परमाणु हो गया। जब परमाणु को ही सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे बड़ा हो गया, तो अब इसमें दिखाई देगा ये आपका गोलाकार। इसके बीच में जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको कि परमाणु का नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच्छे से समझिएगा। बीच में जो रहता है केंद्र, उसको परमाणु का क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक में आपका क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। और वहीं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर अपने अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है वो किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होता है,
चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे 3 कण होते हैं परमाणु के अंदर। तो कई बार पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो तरीका याद रखिएगा, ईंट पर नाचे। एक ट्रिक हमने बताया था, ईंट पर नाचे। ईंट पर क्या करना है आपको, नाचना है, नीचे में नहीं नाचना है, ईंट पर चढ़ के नाचना है। ई फॉर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, टी फॉर हो गया थॉमसन। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। तो डायरेक्ट थॉमसन भी याद रखिएगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन हो गया। पी फॉर प्रोटॉन हो गया, पी फॉर क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। रॉ फॉर रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। कई जगह गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में दे दे तो वो भी आप मार सकते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर के ही किया था, ठीक है। लेकिन जनरली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, रदरफोर्ड ने ही बताया था पॉजिटिव चार्ज के बारे में, इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड को ही मानते हैं। उसके बाद जो है ना फॉर न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और इसका खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो ईंट पर नाचे, ना फॉर न्यूट्रॉन, च फॉर चैडविक। तो याद रखना है कि किसका खोजकर्ता कौन है। आप लोग को डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। उसके बाद आपके न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटॉन अगर पूछेगा नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, तो आप बोलिएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर पूछेगा पूरा परमाणु क्या होता है, जो परमाणु होते हैं, जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, उदासीन होते हैं। तो पूरा परमाणु जो होता है ओवरऑल, ये आपका क्या होगा कि उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, तो जितना प्रोटॉन होता है इसमें, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही इसमें क्या हो जाता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। यानी प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसीलिए जो परमाणु होता है, चूंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आप कर्जा लिए 50 रुपया और आपके आमदनी भी आ गया 50 रुपया का, यानी प्लस माइनस मिल गया तो जीरो हो गए ना, तो यानी उदासीन हो गया। तो परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु संख्या किसी भी पदार्थ का क्या होता है, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व में उपस्थित, ठीक है, परमाणु में, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाते। कई बार परमाणु संख्या भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है लिख करके भेज सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी कलम जरूर रखिए, क्योंकि समझाने के दौरान अगर लिखने का इच्छा हो तो लिखा भी कीजिए। नोट्स तो आपको हम दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ में नहीं आए दोबारा समझिए। और यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आप जो है गड़बड़ करके आ जाते हैं। पूछेगा नाभिक क्या होता है, मार दीजिएगा उदासीन। पूछेगा परमाणु क्या होता है, मार दीजिएगा पॉजिटिव, ठीक है। और कहिएगा सही हो गया, और ट्रेन से आते आते घर उतरते उतरते जो है आपका नंबर घट करके जो एग्जामिनेशन हॉल में लगता है आपको 120 में 90 सही है, और घर आते आते आप पहुंच जाते हैं 30-40 नंबर पे। इसलिए चूंकि कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, रट रट के जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को रटिए नहीं, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। कभी भी एग्जामिनर का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को नहीं बनाइए, वो देता है क्वेश्चन टफ जान करके कि आप कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए। रटे रटाए व्यक्ति अब उनके पास
नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की संख्या है, भीड़ बहुत है। आप देखते होंगे एक टीचर के एग्जाम में कितनी भीड़ है, 8-8 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं। तो वो कैसे उस अच्छे क्रीम को निकालेगा, जो अच्छे स्टूडेंट्स को कैसे निकालेगा? तो जब तक कि वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, नहीं तो आप पढ़िएगा 6 घंटा और जो रटने वाला है वो 18-18 घंटा पढ़ के रटे हुए है, पूरा लूसेंट, पूरा एसपीडी, पूरा जो भी बुक मार्केट में देखता है रट लेता है, लेकिन उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस एग्जाम को अच्छे से आपसे ज़्यादा स्कोर कर लेता है, आप समझते हैं। तो यहाँ पे अब जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन, तो कॉन्सेप्ट खोज रहा है कि पास वही करेगा जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा, रटने से कोई पास नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन ने क्या चीज किया, इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड में प्रोटॉन और चैडविक ने न्यूट्रॉन, आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु अविभाज्य हैं। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, और मुख्यतः 3 अपरमाणविक से मिलकर के बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो विभाजित नहीं हो सकते हैं उसको परमाणु कहा जाता है, और ये 3 जो आणविक कण से मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने का पत्थर लिया, एक सोने के पत्थर में क्या किया कि अल्फा किरण का बौछार कराया। तो उसने देखा कि जैसे मान के चलिए छोटे छोटे कण को मैं बड़ा कर देता हूं, कोई पार्टिकल्स कण के मिलकर बना हुआ है, तो देखा कि जो लाइट जाती है तो वो मैक्सिमम लाइट इससे बाहर होकर के निकल जाती है। कुछ लाइट जो केंद्र में पड़ता है वो केंद्र से आकर के रिफ्लेक्ट होकर के, चूंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और जो निगेटिव चार्ज होगा उस रास्ते से ये पास कर गया। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल पे, सोने के पत्थर पे, और वहां पे जब अल्फा जो पॉजिटिव चार्ज वाला लाइट उस पे गिराया गया तो देखा कि उसने के जो केंद्र है, परमाणु के केंद्र है, उससे मैक्सिमम लाइट रिटर्न हो जा रहा है जो केंद्र पे पड़ता है, बाद बाकी क्षेत्र जो खाली है वहां से वो लाइट जो है पीछे पर्दे तक पहुंच जा रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसके परमाणु का केंद्र जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाद बाकी जो पार्ट है वो खाली होता है, जो कि उससे बाहर आकर के पर्दे पे वो लाइट पहुंचता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यही है कि केंद्र में क्या होता है, किसी भी परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, परिकिरणन यानी लाइट का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने सोने के निर्मित अत्यंत पतली परत या पत्थर कह सकते हैं, अल्फा किरणों का बौछार कराया, और जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश अल्फा जो कण था परमाणु से सीधे निकल गए, जो अधिकांश कण थे वो परमाणु से निकल गए, लेकिन जो केंद्र में पड़े वो रिफ्लेक्ट हो गए, जो केंद्र में पे पड़े वो रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन अधिकांशतः लाइट जो है बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाला। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुए। ठीक है, इससे पता चला कि परमाणु में कुछ धन आवेशित एवं भारी कण है। तो यही मेन रूप से इसका किसका था निर्णय, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यही निकाला कि किसी भी परमाणु का जो केंद्र होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक चार्ज रखता है और चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार से चक्कर लगाता है, सेल्स क्या होते हैं, कक्षा उपकक्षा, ठीक है, उसमें डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है उसको पढ़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेशित तारबूज की भांति, आप लोग तारबूज खाते होंगे, बीज देखते होंगे, पूरे में तारबूज का बीज रहता है ना, तारबूज की भांति होता है। इसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तारबूज के बीज की भांति समान रूप से धसे रहते हैं, जबकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, ये भी यही बात बोला कि जो परमाणु होते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। जो तारबूज का जो प्रयोग किया था, ठीक है, तारबूज को एक रूप दिया था एक प्रकार से परमाणु का, वो थॉमसन परमाणु मॉडल था, और उसने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है
उतना ही निगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये बात थॉमसन ने बोला, जे थॉमसन, और इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन परमाणु मॉडल समझ गए। अब बोर्स का परमाणु मॉडल क्या था? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, विभक्त कक्षा कहते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का परमाणु संख्या 8 है, जैसे ऑक्सीजन है, आपको पता होगा इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 8 होती है। तो ये जो सेल होता है कक्षा, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, ये अपने अपनी कक्षा में ही घूमते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 2n², यानी पहला कक्षा में n का वैल्यू 1 लेंगे, दूसरे कक्षा में n का वैल्यू 2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पहला सेल में 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 क्या हो गया? 2। तो पहला सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये कक्षा है, इसमें पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा लेंगे तो n = 2 हो गया, तो 2n² में तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षा में होगी वो 2n² होता है। तो दूसरा कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। तो दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। तीसरा कक्षा में पहुंचिएगा, फिर 2n², तो 2n² हो गया, तो 2 × 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 × 3 = 9 दूनी 18। तो तीसरा कक्षा अगर यहाँ बनाएंगे तो इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे? तो 18 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो व्यवस्थित रहते हैं, यानी इसी को नाम दिया, पहला सेल को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। तो मैक्सिमम अभी तक तो जो 118 एलिमेंट जो भी हैं वो सब इसी Mn तक ही आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे किसने बताया? बोर्स का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। इन कक्षाओं का ऊर्जा स्तर इसको कहा जाता है। कक्षाएं जो KLMN से निरूपित की जाती है। तो समझ गए होंगे कि कक्षा KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो केवल K में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, L रहेगा तो उसमें 8 रह सकता है, फिर 18 हो गया, फिर आपका कितना हो गया? 4 चौका, अगर 4 करेंगे 2n² तो 4 चौक 16 दूनी 32। इस तरीका से ये 2, 8, 18, 32 के टर्म में आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कक्षा समझ गए होंगे। K कक्षा में अगर पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L कक्षा में कितना रह सकता है, M में कितना रह सकता है, N में रह सकता है कितना मैक्सिमम, तो वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर मान के चले यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे हम 2 और 6, पहला में तो 2 रखेंगे, जो बच गया उसको दूसरे कक्षा में, चूंकि 8 तक इलेक्ट्रॉन तो हम रख ही सकते हैं दूसरे कक्षा में, तो इसको हम 2, 6 में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये लास्ट सेल में ये कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अष्टक पुराने के लिए कितना चाहिए होगा? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अष्टक का नियम के बारे में, और अष्टक पुराने के लिए ही कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों अभिक्रिया करता है आपस में? अष्टक पुराने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को द्वितीयक पुराना है 2, हाइड्रोजन के पास 1 ही रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 ही रहता है, और इसको भी 2 पुराना है। इधर इसका छोड़ दीजिए, इधर मिटा देते हैं। तो हाइड्रोजन को द्वितीयक पुराना, एक हाइड्रोजन को द्वितीयक पुराना है, बाद बाकी को अष्टक पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या करेगा कि जब इसको द्वितीयक पुराना है तो बगल ऑक्सीजन से मांग लेगा, भाई हमको दे दो। जैसे आपके घर मेहमान आता है तो बगल में घर में अगर लोटा गिलास कमी पड़ गया तो बगल से मांगते हैं ना, भाई दे दो। फिर आपके यहाँ मेहमान आएगा तो हम दे देंगे। तो उसी प्रकार से संबंध बन जाता है दोस्ती का। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है सहसंयोजक बंधन बना लेता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये 2 हाइड्रोजन बना लिया, ये 2 हाइड्रोजन, इसका द्वितीयक पुर गया। अब ऑक्सीजन को भी जरूरत पड़ा, भाई हाइड्रोजन वाले ले गए हो तो थोड़ा हमको भी दो, हमारे घर में भी गेस्ट आए हैं। ये भी अपना जो है 8 पूरा लिया, तो अब इसका भी अष्टक पूरा हो गया और आपस में ये संबंध बना लिया, सहसंयोजक बॉन्ड। और इसी कारण से आपका क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो अभिक्रिया जो बगल का जो होता है, और यही रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने लगते हैं जितने भी परमाणु हैं। ठीक है,
तो अब यहां पे समझना है आपको कि ये जो कक्षा के बारे में हमने बताया, तो इसके अंदर भी उप कक्षा होता है, कक्षा में ही नहीं। आपके घर में कमरा होता है तो कमरा के अंदर भी तो बेड बिछा हुआ रहता है ना, कि किस बेड पर किसको जाके सोना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर भी, कक्षा के अंदर भी जो होता है सब कक्षा होता है, कोई कहीं जाके नहीं सो जाएगा, सबका अपना अपना जगह है। कितना आदमी आया तो उसके हिसाब से वहां पर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन को ही एग्जाम्पल लेते हैं, 8 है, तो सबसे जो इसको सब कक्षा जो होता है, कक्षा के अंदर जो होता है सब सेल उप कक्षा, तो SPDF के फॉर्म में इसको नाम दिया गया SPDF। तो S में मैक्सिमम 2 ही सीट है, यानी 2 ही बेड लगेगा इसमें, 2 आदमी आया तब तो S में ही जाएगा। PDF का कमरा जो है बंद ही रहेगा, लॉक ही रहेगा। जब ज्यादा आदमी हो गया, ठीक है, 2 से ज्यादा हो गया तो वो P में चला जाएगा, और P में कहां तक जाएगा, तो 6 आदमी तक रह सकता है। P में 6 आदमी मैक्सिमम रहेगा। जब 6 आदमी से ज्यादा आदमी पहुंचेगा, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो वो D में चला जाएगा, तो 10 इसमें रहेगा मैक्सिमम। फिर 10 से भी ज्यादा हो गया तो 14 जो है इलेक्ट्रॉन F में जाएगा, ठीक है। तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा, तो आपको पता है पहला कक्षा में, तो पहला कक्षा लिख दिए, तो पहला कक्षा में तो केवल S ही होगा, चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, तो ये 1s2 हो गया। दूसरा कक्षा में मैक्सिमम आप क्या रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर दूसरा कक्षा लिखिए, दूसरा में भी S होगा, उसमें 2 डालिए। दूसरा में भी आपका कितना होगा, P होगा, P में 6 रह सकता है, तो 2 इसमें डाल दिए, चूंकि यहाँ पे तो 8 ही पुराना है, तो दूसरे कक्षा में आप मैक्सिमम 8 को रख सकते हैं ना, दूसरे में 2 8 18 ऐसे बोले 8 रख सकते, तो 2 रखे हैं, और यहाँ रखना 6 ही है, तो यहाँ पे 4 इसमें चला गया, 1s2 2s2 2p4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका किसका विन्यास हो गया, 2 2 4 4 8 पुर गया, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल लेते थे, कई बार छोटा मोटा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालने दे सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो कक्षा के अंदर क्या होते हैं, उप कक्षा होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हमारा प्रयास होगा कि आप साइंस के नहीं भी हैं, देखिए वीडियो रुक रुक के चल रहा है, वो आपका नेटवर्क का इशू होगा, सबको रुक रुक के नहीं चल रहा होगा। क्या सभी लोगों को रुक रुक के वीडियो चल रहा है, क्या सभी लोगों को वीडियो रुक रुक के चल रहा है क्या? चलिए, वो नेटवर्क इशू है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम हम ही पे मत देते हैं, रुक रुक के चल रहा है, साउंड नहीं जाता। अरे कई कारण होते हैं, ठीक है, टेक्निकल है, घर बैठे पढ़ रहे, सो के पढ़ रहे हैं, कोई कई लोग खाना बनाते बनाते पढ़ रहे हैं, कई लोग सोए हुए हैं, कई लोग जो है एकदम छत पे है, हवा ले रहे हैं, और हम जो है यहाँ गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन सारा प्रॉब्लम मेरे तरफ से ही नहीं होता है, आप नेटवर्क इशू भी हो सकता है, ठीक है। मेरा सिस्टम बहुत टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक आध दिन हुआ था, चूंकि यहाँ पे हम लोग के यहाँ मेला उला लग जाता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो जो नेटवर्क होता है तो वहाँ का, यहीं के लोकल लोग जो वहाँ पे भीड़ में वो सब भी यूज करने लगते हैं ना, तो उस समय जो है रुक सकता था, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल नेटवर्क इशू वगैरह नहीं होगा इधर से। चलिए, यहाँ पे आते हैं कोष, उपकोष, कक्षक, यही चीज है आपका सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ठीक है। यही चीज आपका SPDF में डिनोट होता है। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वो कक्षा कहलाते हैं। प्रत्येक कोष जो कक्षा है अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, उपकोष आपका SPDF से प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है वो कक्षक कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने सब सेल, सेल, ऑर्बिटल के बारे में समझा, ठीक है।
ये सब आपको पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्राइम, ये सब इसके क्वांटम संख्या के प्रकार होते हैं, ये सब पूछता नहीं है। ये सब 10+2 के सिलेबस में। क्वांटम संख्या किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक के चक्रण, ठीक है, चक्रण एवं दिशा ऊर्जा को जानकारी देता है। जैसे एक ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, इस तरीका से भरता है। जैसे पहला में है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अगर दूसरे में मान कर चलिए 4 ही है तो 4 है तो 4 ये डब्बा हो गया, तो 3 डब्बा हो गया, 2 2 जाना है, 6 है पी में, तो सबसे पहले 1 1 भरेगा, फिर दूसरा में आपका चौथा इसमें आ जाएगा, ठीक है, बाद बाकी 2 ऐसे रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि क्वांटम का जो चक्रण होता है उसके बारे में ये सब दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो केवल ये पूछेगा कि क्वांटम संख्या के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो समझना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। अब देखिए, बार बार आप लोग शब्द सुनते होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उसको हम संयोजकता कहते हैं। जैसे मान के चलिए अभी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या लिखा था, 8 लिखा था। तो 2 और 6, 8 हो गया। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, ठीक है। तो अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण और त्याग कर दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और अष्टक पूरा करने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पुराने के लिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 2 हो गई। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर है। देखिए, संयोजकता और रासायनिक बंधन आपको समझना होगा। तत्वों की संयोजकता, तो सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी तत्व है, एलिमेंट है, तो उसका बाह्यतम कक्षा में अष्टक का नियम होता है। यानी हाइड्रोजन में केवल 2 पुराना है, बाद बाकी जितने भी हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है अष्टक पुराना होता है, 8 पुराना होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाह्य सेल में, तभी जाकर के वो अस्थाई बन सकता है। तो कोई भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए लास्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो बगल वाला से, जैसे ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन को सटा लेगा, कहेगा भाई आओ, तुम भी आओ, तुम भी अपना द्वितीयक पूरा, हम भी अपना अष्टक पूरा लेते हैं, दोनों मजे मजे से रहेंगे अस्थाई पानी बन करके। नहीं तो ना तुम्हारा वैल्यू है ना हमारा वैल्यू है। ऑक्सीजन हवा में क्या वैल्यू है? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है। हाँ, कोरोना के टाइम पे पूछ भी रहा था। चलिए, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता ही उस तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी कहलाती है। बोरबेरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अष्टक का नियम यही है, जिसको परमाणु का अष्टक नियम कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए मैक्सिमम? तो 8 इलेक्ट्रॉन, यही अष्टक कहलाता है।
और जिस परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है और इसी दरमियान वो रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए कुछ ग्रहण करता कुछ त्याग करता। जैसे आप देखिए NaCl है, NaCl है, आप देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17, इसको तोड़ेंगे तो 2 8 1 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो 2 8 7 हो गया। अब बताइए इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये त्याग कर देता है तो इसके लास्ट सेल में 8 बच गया, अगर ये ग्रहण कर लेता है तो इसको भी 8 पूर गया। तो इस केस में अगर मानिए आपके पास 1 रुपया है और बगल वाला के पास आपके पास जो है 99 रुपया है, क्या आप बोलिएगा कि लाओ 99 100 बना लेते हैं नमरी, तो हमारा जो है जेबी में रखा रहेगा, खर्च नहीं होगा? क्या वो आपको देगा 99 रुपया? नहीं देगा। लेकिन जिसके पास 99 रुपया है वो आपके पास 1 रुपया है तो आप उसको दे दीजिएगा, कहिएगा लो भाई तुम ही खुश रहो, तुम अपना नमरी बनाओ और रखे रहो। ठीक है, तो दे सकता है। तो जो छोटा संख्या होगा, ठीक है, वही दे देता है। तो दे करके 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जो देता है, जो कर्ज दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बेचारा 1 लेकर के ऋण नहीं हो गया, क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो गया, यानी यहाँ पे जो रासायनिक बंधन बनता, आयनिक बॉन्ड बनता, ये कंप्लीटली दे दिया इसको। ये 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे दिया, यह सहसंयोजक बंधन नहीं बना है, ये कंप्लीटली दे दिया, भाई तुम ले लो, हमारा 8 पुर जाएगा और ये इसको भी, क्लोरीन को भी पुर गया 8। तो इस समय में ये कंप्लीटली दिया और क्लोरीन कंप्लीटली लिया। तो इस स्थिति में इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग होता है वही उस तत्व का क्या होता है? संयोजकता होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है अष्टक पूरा करने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को संयोजी, अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे समझते हैं संयोजी कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष क्या कहलाता है? संयोजी कोष कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यहां दिया गया, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है तो 2 और 5 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका क्या हो गया? 3 2 5, यही हो गया ना। तो इसको चाहिए 3, तो ये N2 के साथ संयोग करेगा, तब जाकर के इसको भी 3 मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। तो ये इस स्थिति में जो है ट्रिपल बॉन्ड बना करके क्या करेगा? सहसंयोजी बॉन्ड बना लेगा, N और N मिल करके N2, तब ये अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो बाह्यतम कक्षा का जो कोष है, कक्षा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? संयोजी कोष भी कहते हैं। ठीक है, और उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी, और जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तत्व के प्रतीकात्मक वर्ण के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बिंदु लगाकर लुईस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। यही बिंदु जो हो गया, यही लुईस प्रतीक हो गया। जैसे नाइट्रोजन हो गया तो 7 होता है, तो 2 और 5 हो गया, तो 2 तो अंदर हो गया, लेकिन बाहरी कक्षा में क्या हो गया? 5 हो गया, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 को एक साथ इसीलिए किया कि बगल वाला 3 वो मिलाएगा तब ना 8 पूरेगा, इसीलिए इसको एक साथ कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीका से जो चिन्ह दिया गया, इसी को लुईस प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुईस प्रतीक कहा जाता है। अब कुल मिला के समझ गए कि बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा जो होता है परमाणु का, वो संयोजी कक्षा कहलाता है, संयोजी कोष कहलाता है। इसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करके अष्टक पूरा होता है उसको हम संयोजकता कहते हैं। 3 टर्म यहां पे आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। गर्मी तो है, आप लोग छत पे चले जाइए, बाहर में आराम से मोबाइल लेके पढ़िए।
अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत भी है यहाँ पे समझने में? लुईस प्रतीक, जो ये सिंबल बिंदु दिए, यही लुईस प्रतीक हो गया। संयोजी कक्षा जो बाह्यतम कक्षा हो गया। संयोजकता, जितना इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा होगा, जैसे नाइट्रोजन N2 है तो N2 में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो देखिए इसको चाहिए कितना, 3 ही रहेगा, 5 रहता है तो 3 चाहिए, तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 6, तो इसका 2 हो जाएगा, चूंकि 2 ही इसको तो संयोजकता समझ गए अष्टक पुराने वाला। तो कई बार संयोजकता भी पूछ देता है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब कुछ छोटे छोटे तथ्य को हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और आप उस समय जो है घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब समझ गए, खोज करता ही पूछता है, ठीक है। कई बार अगर पूछा तो आवेश आपको पूछ सकता है, तो थोड़ा सा वो भी चर्चा कर ही लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। परमाणु, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है क्या है, जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक तत्व जो भी है, पदार्थ या तत्व या द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, ठीक है। परमाणु को ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं। जो तत्व होते हैं जो उसका सभी परमाणु, जैसे सोना है, सोना का हर एक कण का वही गुण होगा, वही भार होगा, ठीक है। किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से ये क्या होंगे, दूसरा तत्व ले लीजिएंगे, चांदी ले लेंगे तो फिर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बताया है डाल्टन का नियम। एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं, जैसे H2O हो गया, ठीक है। तो एक ही यौगिक के समस्त यौगिक जो हैं परमाणु आपस में समान होंगे, H2O ही होगा। इनके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की निश्चित अस्थायी संख्या उपस्थित होती है, यानी इसका निश्चित होगा तभी पानी बनेगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी, 3 हाइड्रोजन कर देंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये स्थिति रहती है। तो वही चीज डाल्टन का जो है आपका परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन का वो है। एटम के बारे में आपको बता ही दिए, परमाणु क्या होता है, 3 सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, यह एक ऋणावेशित कण है। इसका खोज 1909 ईस्वी में हुआ, ठीक है। खोजकर्ता जे थॉमसन थे और इसका जो आवेश होता है वो 1.602 गुने 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो ये खाली याद रखिएगा, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में बस ये आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ये माइनस छूटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है इसीलिए माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा। और इसका जो है आपको मेन रूप से यही आपको याद रखना है। चलिए, न्यूट्रॉन आवेशहीन है, जेम्स चैडविक, ये याद रखिएगा। अणु के बारे में हमने बता ही दिया। अब देखिए कई बार कैथोड और एनोड के बारे में, तो इतना याद रखिए, कैथोड होता है, कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये किरण सीधी रेखा में चलती है, कैथोड किरणें, और ये अपने पथ मध्य रखी वस्तु को छाया उत्पन्न करती है, और ये किरण ऋणावेशित होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कैथोड किरणें क्या होती है, तो कैथोड होता है ऋणावेशित। कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और वही जो है आपका एनोड क्या होता है, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, धनात्मक चार्ज होता है। बस ये याद रखिएगा, ये किरणें सीधी रेखा में चलती है और यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। नाभिक, अभी हमने बताया जो परमाणु का जो केंद्र होता है वो नाभिक कहलाता है। नाभिक में जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसी को द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, क्योंकि दोनों का बराबर ही होता है तो वो क्रमांक संख्या कहलाता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है,
परमाणु द्रव्यमान भी समझाया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको समझा ही दिए। अब समझते हैं समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, समस्थानिक और समभारिक। देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है समान स्थान, समान स्थान, समस्थानिक समान स्थान। ठीक है, नाम में देखिए स्थान है ना, स्थान, स्थान मतलब परमाणु संख्या समान, यानी जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको हम समस्थानिक कहेंगे। जबकि आपका द्रव्यमान संख्या समान हो और स्थान संख्या भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, उसको हम समभारिक कहते हैं। समान भार यानी समान द्रव्यमान। ठीक है, तो ये शब्द को पकड़िएगा तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणुओं की जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो देखिए यहाँ पे एक है, एक है, एक, जैसे हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो नीचे में हम परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर में उसका क्या लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। जैसे ये हो गया 1H1 हाइड्रोजन, फिर ड्यूट्रियम को ऐसे लिखते हैं, फिर ट्राइटियम होता है उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न हो रहा है जबकि परमाणु संख्या सबका एक ही है। तो इस स्थिति में ये आपस में क्या है, समस्थानिक है। जैसे कार्बन का है तो कार्बन का देखिए सबका C का जो परमाणु संख्या सेम है, लेकिन एक का 12 होता है, एक 14 और एक होता है 13, कार्बन 14 पद्धति होता है ना। तो ये सब आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, समस्थानिक है। तो कार्बन के ये समस्थानिक हो गए। उसी प्रकार से ओजोन के भी, ऑक्सीजन के भी होते हैं, सब में 8 ही होता है, परमाणु संख्या समान ही होगा, लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन में किसी में आपका 16 हो गया, किसी में 17 हो गया, किसी में 18 हो गया। तो ये आपस में समस्थानिक हो गए। यानी जब परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। समभारिक जब उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, आर्गन ले लेते हैं, पोटासियम ले लेते हैं और कैल्शियम ले लेते हैं। देखिए आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18, परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। पोटासियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या समान हो गया किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो गया। तो द्रव्यमान समान यानी समभार, भार मतलब द्रव्यमान, भार तो समभारिक हो गया। तो समझ गए, द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स आपको हमने समझा दिया जो आपके एग्जाम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो आज आपने परमाणु का जो है स्ट्रक्चर मेन रूप से समझा। ठीक है, टेस्ट हम लिंक में अभी डाल देंगे आप लोग को, आप लोग लगा लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा परमाणु ये आपका यहाँ से नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ कई बार क्या होगा कि दे देगा, जैसे मान के चलिए कोई सोडियम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, Na दे दिया, परमाणु संख्या 11 और इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है 23। ठीक है, तो पूछेगा न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट, न्यूट्रॉन क्या होगा। तो आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाता है, द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। यहाँ द्रव्यमान 23 हो गया, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक ही होता है तो 11 संख्या बराबर ही होता है प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया 23 में से 11 गया। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार पूछ चुका है, इसीलिए हमने आपको चर्चा कर दिया। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई 12 हो गई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा अच्छे से, जो भी परमाणु संरचना है तो आप लोग से बन जाएगा। मैं अभी आपको टेस्ट में डाल देता हूं परमाणु संरचना, आप लोग जो है इसको एक बार अच्छे से दे लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिन आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बॉन्डिंग और साथ साथ पीरियोडिक टेबल करवा देंगे। तो एक दिन आपका फिर एक मतलब 2 क्लास में आपका केमिस्ट्री और चलेगा। तो आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से बीपीएससी या अन्य कंपटीशन पूछता है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 महत्वपूर्ण चैप्टर हो चुका है, द्रव्य एवं उसकी प्रकृति, दूसरा अम्ल क्षार लवण हो चुका है और तीसरा आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, और इसमें आपको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी पढ़ा ही दिए हैं। अब बचा इसमें केमिकल बॉन्डिंग और साथ साथ पीरियोडिक टेबल। तो कल आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अवकरण और फिर आपके जितने भी फॉर्मूला है रासायनिक सूत्र वगैरह, ठीक है, वो फिर कार्बनिक जो धातु अधातु का
एक क्लास, यानी 3 क्लास और चलेगा तो आपका केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मतलब वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो भी 5-6 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, इन्हीं 5-6 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन इतना ही में ही आप फंस जाते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बुक होगा, लूसेंट हो या चाहे जो भी हो, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग परमाणु संरचना वाला बना के देखिएगा, आपका सारा बन जाएगा। और आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, या न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए, या समस्थानिक पूछा जाए, संभारिक पूछा जाए, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आप देख लीजिएगा। या प्रोटॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन का जो है ये परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, परमाणु क्या होता है, उदासीन, ये सब क्वेश्चन बराबर यही सब देखिएगा क्वेश्चन पूछता है। इससे बाहर कभी भी जनरल कंपटीशन में नहीं जाता है, ठीक है। तो जो चीज नहीं पढ़ना मैं खुद आपको नहीं पढ़ाता हूं, इसीलिए कि चूंकि आपका सिलेबस बड़ा है तो आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, ठीक है। चलिए।